नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पणा सिंह। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अर्पणा में। आज हमारा टॉपिक ब्लड या रुधिर है। रुधिर एक ऊतक होता है और रुधिर की डिटेल स्टडी करने से पहले हम ऊतक के बारे में कुछ नॉलेज पढ़ लेते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह या सेल का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना तथा कार्य जो होता है समान होता है, उसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाइकार्ट ने किया था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: उपकलीय ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक होते हैं। रुधिर जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। रुधिर की डिटेल जानकारी पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए इसके पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रुधिर एक लाल वाहक संयोजी ऊतक, अभी मैंने आपको बताया था ये कैसा ऊतक होता है, संयोजी टाइप का ऊतक होता है। यह अपारदर्शी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। अपारदर्शी मतलब एक पार से दूसरी पार दिखाई नहीं देता है, चिपचिपा द्रव होता है। रुधिर की जो श्यानता या वेलोसिटी होती है वो 4.7 होती है, जो जल से कम होती है। मनुष्य का रुधिर जल से 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है। मनुष्य का जो रुधिर होता है वो जल से 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है। रुधिर हल्का क्षारीय प्रकृति का या बेस प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान जो होता है 7.36 से 7.56 तक होता है। औसतन इसको हम 7.4 इतना हम मानते हैं। बेस की जो प्रकृति होती है 7 to 14 तक होती है पीएच मान, और एसिड की जो प्रकृति होती है वो 1 to 7 तक काउंट की जाती है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ऑक्सीकृत जिसमें ऑक्सीजन होता है उस वैसे रुधिर चमकीले लाल रंग के होते हैं, जबकि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो रुधिर गुलाबी रंग का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीकृत रुधिर किस टाइप का होता है, तो चमकीले लाल रंग का होता है। जबकि ऑक्सीजन जिसमें नहीं होता है जिस रुधिर में, वो किस टाइप का होता है, तो रुधिर गुलाबी रंग का होता है वो। रुधिर संपूर्ण शरीर का लगभग 6 से 10% बनता है। पूरे शरीर में हमारे जो रुधिर की मात्रा है वो 6 से 10% बनाता है। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5.8 लीटर रुधिर पाया जाता है। एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 5.8 लीटर रुधिर पाया जाता है। ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोगों में नीचे स्थान में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक रुधिर पाया जाता है। यह अतिरिक्त रुधिर शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऊंचे रहते हैं, मतलब पहाड़ों पे रहते हैं, उनमें रुधिर ज़्यादा क्यों पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कोशिकाओं में जब ज़्यादा में ब्लड पाया जाएगा तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। जब हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, तो उस ऑक्सीजन का लेवल बनाने के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उस लेवल को बनाने के लिए उनके अंदर ज़्यादा रुधिर पाया जाता है। रुधिर का संगठन या कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो रुधिर का कंपोजिशन होता है वो 2 टाइप्स के बने होते हैं ब्लड। फर्स्ट होता है प्लाज्मा, सेकेंड होता है लाल रुधिर कणिकाएँ। लाल रुधिर कणिकाएँ भी 3 तरीके से होती हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो इसका हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पीले रंग का निर्जीव द्रव होता है। जैसे अभी कभी चोट लग जाती है तो प्लाज्मा जो होता है, खून ना निकल के एक वाइट कलर का तरल पदार्थ निकलता है। कभी कभी चोट लगती है तो हमें खून या ब्लड नहीं आता है, तो उसमें एक वाइट कलर का पदार्थ या येलोइश पदार्थ आता है, तो वो पदार्थ जो होता है प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा पीले रंग का निर्जीव द्रव होता है। यह हल्का क्षारीय एवं चिपचिपा होता है। यह रुधिर के संपूर्ण आयतन का लगभग 55 to 60% होता है। पूरे रुधिर में जितना होता है, पूरे रुधिर में इसका जो आयतन होता है वो 55 to 60% होता है। प्लाज्मा में प्लाज्मा की कंटेनिंग होती है उसमें जल जो होता है वो 90 to
90-92% होता है। और कार्बनिक और अकार्बनिक जो होता है वो परसेंटेज होता है 7, कार्बनिक 1-2% होता है। फिर प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है 6-7 प्रोटीन प्लाज्मा पाया जाता है। अब हम प्लाज्मा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि प्लाज्मा कैसा होता है। एक प्लाज्मा छोटा, तो प्लाज्मा में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, फिर उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गोल्गी एपोटस पाया जाता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और ये पूरे प्लाज्मा एक सेल, प्लाज्मा की जो सेल होती है वो ऐसी होती है, इसमें न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, फिर गोल्गी का बॉडी, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक प्लाज्मा के सेल स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद से अब प्लाज्मा के कार्य देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा क्या क्या हमारे शरीर में कार्य करता है। इसका कार्य सरल भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल का आत एवं यकृत से शरीर के अन्य भागों में परिवहन करता है। ये जो हमारे भोज्य पदार्थ पाचन होने के बाद से ग्लूकोज और अमीनो अम्ल में बने रहते हैं, वो आंत और यकृत से लेके अन्य भागों में इसका परिवहन करता है। उपापचयी वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं यूरिया, यूरिक अम्ल आदि ऊतकों को वृक्कों से उत्सर्जन हेतु परिवहन करता है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, जो हार्मोन स्रावित करती हैं, उनका परिवहन हमारे लक्ष्य अंग तक, जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाता है। फिर यह रुधिर का पीएच स्थिर रखने में भी सहायता करता है। रुधिर का जो तापमान होता है उसको हमारे शरीर का तापमान भी मेंटेन करने में सहायता करता है। प्लाज्मा में उपस्थित रुधिर प्रोटीन एवं फाइब्रिनोजन जख्म अथवा क्षति पहुंचाने पर रुधिर का थक्का जमने में सहायता करते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित जो रुधिर होते हैं, रुधिर के जो प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होते हैं, वो जख्म को क्षति पहुंचाने में और रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करते हैं। यह ऊतक द्रव्य जो होता है, यह ऊतक द्रव्य का निर्माण करता है जो ऊतक को आर्द्र रखता है और रुधिर एवं रुधिर कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकेंड जो कंपोजिशन है, वो रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं इसको बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स या ब्लड सेल। ये कोशिकाएं प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ये जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। पहले तो प्लाज्मा पाया जाता है बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ जो द्रव जैसा होता है और परिवहन का कार्य करता है। उसके अंदर भी एक छोटे छोटे से रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। ये रुधिर प्लाज्मा का 40-45% बनाती हैं। रुधिर कणिकाओं का प्रतिशत हीमेटोक्रिट मूल्य या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है। मनुष्य में सामान्य हीमेटोक्रिट मूल्य या पैक्ड सेल वॉल्यूम 40-45% होता है। ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। एक होती है लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। फिर सफ़ेद रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं अन्य नाम। थर्ड होती हैं रुधिर प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स। फिर लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स। ये स्तनधारियों के अलावा सभी कशेरुकियों में जो होता है, ये स्तनधारी मतलब मैमल्स के अलावा सभी जो कशेरुकी होते हैं जिसमें वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, उनमें अंडाकार द्विउतलक मतलब उत्तल लेंस जो होता है ना, उसके द्विउतल होते हैं। बाई कॉन्वेक्स एवं केंद्रकीय होती हैं सभी कशेरुकाओं में। लेकिन स्तनियों में ऊंट एवं लामा को छोड़ के आरबीसी जो होती है वो गोलाकार, बाइकॉन्वेक्स एंड केंद्रक विहीन होती है। जो आरबीसी होती है ऊंट और लामा स्तनी मैमल्स में जो होता है ना, ये आरबीसी वो ऊंट और लामा को छोड़ के सारे में जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें ये गोलाकार द्विअवतल प्लस
ये अवतल लेंस होता है, द्विअवतल लेंस टाइप से होते हैं। और फिर केंद्रक विहीन होता है, उसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है आरबीसी में। लेकिन जो ये स्तनधारी जो जिसमें अंडाकार हो, केंद्रक हो और द्विउत्तल लेंस हो, उस संरचना से हो, वो जो होता है वो आरबीसी जो होता है वो ऊंट और लांबा में पाया जाता है और अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी से अधिक होती है। आरबीसी ज़्यादा पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी कम पाई जाती है। महिलाओं में आरबीसी की संख्या पुरुषों से कम होती है। आरबीसी की संख्या का निर्धारण या फिर उसको कैसे पता करते हैं कि आरबीसी का कितना मापन है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। हीमोसाइटो ये इम्पोर्टेंट है कि रुधिर का आरबीसी की जो संख्या का निर्धारण किस यंत्र से किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। कायकी अवस्था में अथवा स्थान की ऊंचाई के कारण आरबीसी की जो संख्या है वो बदल जाती है या बढ़ भी जा सकती है ऊंचाई के कारण। फिर हेमरेज और हीमोलाइसिस से आरबीसी की संख्या घट जाती है। जब हेमरेज होता है और हीमोलाइसिस हो जाता है तो आरबीसी की संख्या घट जाती है, जिसे एनीमिया या रक्त अल्पता कहते हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। फिर आरबीसी की संख्या में सामान्य स्तर पे अधिक वृद्धि, आरबीसी की संख्या अगर जो बहुत ज़्यादा सामान्य स्तर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। वो जो रोग होता है वो पॉलीसाइथीमिया रोग कहलाता है। अकेली आरबीसी जो होती है, सिंगल जो आरबीसी होती है वो पीले रंग की दिखाई देती है, परंतु आरबीसी का गुच्छा जो होता है, मतलब पूरा आरबीसी का समूह जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। शिशुओं में आरबीसी का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। जो एक शिशु होता है जो अपनी माँ के पेट में होता है, उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत या लीवर और एवं स्प्लीन में होता है आरबीसी का निर्माण। जबकि जो शिशु जन्म के बाद उपरांत होता है उसमें आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। आरबीसी का परिपक्वन फोलिक अम्ल एवं विटामिन B1 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आरबीसी की अतिरिक्त मात्रा जो होती है वो प्लीहा में संग्रहित होती है। आरबीसी जो होती है वो संग्रहण भी प्लीहा में होती है और इसका जो कब्र होता है या फिर ये इसकी मृत्यु जो होती है वो भी स्प्लीन में ही होती है। मलेरिया जब होता है तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड क्या होता है, हमारी स्प्लीन होती है, जिसमें आरबीसी संग्रहण किया जाता है या फिर उसमें आरबीसी का मृत्यु भी प्लीहा में ही होता है। रुधिर बैंक की भांति कार्य करता है ये स्प्लीन। मनुष्य की आरबीसी का औसत जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मनुष्य की आरबीसी का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। जबकि मेढक एवं खरगोश का आरबीसी का जीवन काल होता है 100 दिन और 50 से 70 दिन होता है, ये मेढक और खरगोश का। हमारे यूपी टीजीटी में और पीजीटी में ये मेढक और खरगोश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेढक के कितना आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, या फिर पूछेगा कि खरगोश के आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो हमें 50 से 70 लगाना होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीम और प्लस ग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हीमोग्लोबिन, हीम मतलब होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, इसमें हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। एक आरबीसी में लगभग 280 हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आरबीसी में लगभग कितने हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं, तो 280। हीमोग्लोबिन की मात्रा जन्म के समय बच्चे में सर्वाधिक होती है, जो लगभग 30 ग्राम
का जो रुधिर होता है उस 30 ग्राम पाई जाती है हीमोग्लोबिन 100 ml रुधिर में। वयस्क महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 13.5 से लेके 14.5 तक। कभी हम जाते हैं हीमोग्लोबिन की जांच कराने के लिए कि हमारे अंदर खून कितना है, तो ये हम देखते हैं किसी का 11 पॉइंट आता है, किसी का 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 14 पॉइंट, तो 14 पॉइंट तक मैक्सिमम माना जाता है। और एक वयस्क मेल में या पुरुष में जो होता है वो 14.5 से 15.5 माना जाता है। ये बोला जाता है कि पुरुष में सबसे ज़्यादा ब्लड क्यों पाया जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है कि उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसमें रुधिर ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनके फंक्शन हीमोग्लोबिन के क्या क्या हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है उसके बारे में हम हीमोग्लोबिन 2, ये भी क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है, तो हीमोग्लोबिन जिसको हम HB से डिनोट करते हैं, ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा सेल से बना हुआ है और इनमें 14.1 एंड 14.6 अमीनो एसिड्स इसमें कंटेन होता है। और इनका वेटेज होता है, हीमोग्लोबिन का पूरा वेटेज होता है हमारे शरीर में 34,000 हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं। और हीमोग्लोबिन का सूत्र जो होता है वो भी देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का सूत्र क्या होता है। HB ब्रैकेट H2 का 4, ये हीमोग्लोबिन का सूत्र होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का सूत्र क्या है, तो वो हमें बताना पड़ता है HbO2 का 4। फिर फंक्शन या कार्य, हीमोग्लोबिन pH को स्थिर या उसका तापमान मतलब स्थिर रखने में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मतलब ऊतक से फेफड़ों तक, मतलब कि ये हृदय से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का फेफड़ों से ऊतकों तक परिवहन करता है। मतलब ये फेफड़ों से फिर उसके बाद से ऊतकों तक इसका ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके उसका परिवहन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है और ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। फिर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, इसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट रेड ब्लड सेल, सेकेंड जो होता है WBC जिसे श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहते हैं। फिर थर्ड होता है प्लेटलेट। फिर WBC को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक ग्रेनुअल टाइप में और एक ग्रेनुअल टाइप में। फिर वो ग्रेनुअल टाइप में भी होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। फिर एक ग्रेनुअल टाइप में होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो चक्री टाइप के होते हैं, मतलब उनमें जो संरचना पाई जाती है वो चक्री टाइप की होती है, ये चल टाइप में होते हैं। और रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो होती हैं द्विअवतल या फिर द्विउतल। द्विउतल टाइप में जो होती हैं वो होती हैं सभी कार्डेटा प्राणियों में। और फिर उसके बाद से द्विअवतल टाइप जो होती हैं वो होती हैं सभी स्तनधारियों में, ऊँट और लामा को छोड़ के। फिर उसके बाद से हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, इसके अच्छे से प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ रेड ब्लड सेल तो हमने पढ़ लिया। फिर प्लेटलेट्स के बारे में, रुधिर ये रंगहीन होती हैं, जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं वो रंगहीन होती हैं, चक्रीय होती हैं और कोशिका द्रव्य भाग में ये अकेंद्रीय होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और फिर इसमें प्लेटलेट की
ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं ब्लड क्लॉटिंग करने में सहायता करती हैं। और उसके बाद से जो WBC होती हैं या वाइट ब्लड सेल होती हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं और इसको एक ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स और एक ग्रैनुलोसाइट्स, जो ग्रैनुलोसाइट्स होता है वो 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स या ईसिनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये WBC का 62% भाग होता है। इसमें जो कोशिका द्रव्य में जो ये कोशिकाएं पाई जाती हैं वो 2 या 3 लॉब्ड टाइप में होती हैं और इनका जीवन काल जो होता है वो 10 से 12 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन होता है। और फिर उसके बाद से ये बेसो सेल्स जो होती हैं ये केंद्रक में दो या 3 पॉलीयुक्त होती हैं और S टाइप की होती हैं बेसो सेल्स। फिर उसके बाद से एसिडोफिल्स जो होती हैं वो केंद्रक में द्विपॉलित होती हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो 14 आवर्स का होता है। और ये एंटी एलर्जिक रोग में इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये घावों को भरने में सहायता करती हैं। फिर हम देखते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कि ये कणाकार नहीं होते हैं। और ये ग्रेन्युलोसाइट मतलब ये इसमें कण, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इनमें, तो ये स्टेन करके इनका रंग बैंगनी दिखता है और इनका रंग ये ग्रैनुल्स जो होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो कणाकार होती हैं। इनको हम कणाकार के रूप में विभाजित करते हैं और इनको कणाकार के रूप में विभाजित करते हैं, कणाकार के रूप में, और इनको अकणाकार के रूप में विभाजित करते हैं। फिर इनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जबकि ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में कण नहीं पाए जाते हैं। और ये WBC का 35% ये दोनों मिलके बनाती हैं और ये 65% बनाती हैं। फिर उसके बाद से इनका जो ये चल टाइप में होती हैं, मोटाइल टाइप में होती हैं और ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक रह सकती हैं और ये प्रतिरक्षा एंटीबॉडी बनाती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये एंटीबॉडीज बनाने में सहायता करती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सफ़ेद रुधिर कणिकाएं या WBC या ल्यूकोसाइट्स इसको बोलते हैं। ये गोल अथवा अमीबाकार केंद्रक युक्त वर्णक विहीन, इसमें वर्णक नहीं पाए जाते, हीमोग्लोबिन के वर्णक नहीं पाए जाते हैं। ये केंद्रक पाए जाते हैं इसमें जो 3 पाली 2 पाली टाइप से होते हैं और फिर उसके बाद अमीबाकार भी होते हैं। कोशिकाएं हैं WBC आकार में RBC से बड़ी होती हैं। WBC का जो आकार होता है वो RBC से बड़ा होता है। WBC की संख्या RBC से कम होती है। मैंने पहले बताया था RBC की संख्या ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद WBC की। इनका जो अनुपात होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका अनुपात कितना होता है, तो 1.600। ल्यूकेमिया कैंसर में WBC की संख्या, ल्यूकेमिया जो रुधिर कैंसर या ब्लड कैंसर होता है उसमें किसकी संख्या बढ़ जाती है, WBC की संख्या बढ़ जाती है। और फिर देखिए अभी हमने बताया था कि WBC को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स और एक होता है एक ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट जो होता है वो कणाकार होता है और एक ग्रैनुलोसाइट जो होता है वो अकणाकार होता है। इसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स होते हैं। ये जो होते हैं
इस घाव में सहायता करने के लिए, ब्लॉटिंग करने के लिए और प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। और एक ग्रेनुलोज जो अकर्णाकार होते हैं, इसमें कण, छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो होती हैं ये एंटीबॉडीज बनाने में सहायता करती हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स कहाँ उत्पन्न होती हैं ये देख लेते हैं। ये कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा रेड बोन में बनती हैं। ये कुल ल्यूकोसाइट का लगभग 65% होती हैं। पूरी ल्यूकोसाइट्स जो होती है WBC का 65% होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स। फिर उसके बाद से ये केंद्रक के आकार एवं उनके अणुओं की अभिरंजक की क्रियाओं स्टेनिंग रिएक्शन के आधार पर पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब ये केंद्र के आकार और उनके जो कण होते हैं उनको स्टेन करके जब प्राप्त किया जाता है तो उसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो ये WBC की कुल संख्या का 62% होती हैं। ये कोशिका द्रव्य में महीन कण फाइन ग्रैनुल पाए जाते हैं जो अम्लीय एवं क्षारीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होते हैं और ये बैगनी रंग के दिखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रोफिल्स को जब हम स्टेन करते हैं तो किस टाइप की दिखती हैं, तो ये बैगनी रंग की दिखती हैं। फिर इनके जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक में 3 से 5 पॉलीयुक्त लोब्ड होता है। मतलब ये इसका आकार हमने आपको दिखाया था न्यूट्रोफिल्स का कि उसके अंदर ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे और ऐसे 3 या 5 इसमें लोब्ड पाए जाते हैं। इनका जीवन काल 10 से 12 घंटे या 3 दिन होता है। ये शरीर के रक्षक की भांति कार्य करती हैं। ये मतलब शरीर की रक्षा करने के लिए कार्य करती हैं। बेसोफिल्स ये साइनोफिल्स भी कहलाती हैं। इनको अदर नाम से साइनोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका द्रवी कण बड़े होते हैं। इनमें जो कोशिका के जो द्रव कण होते हैं वो बड़े बड़े से होते हैं और नीले रंग के, स्टेन करने पे ये नीले रंग के दिखाई देते हैं। केंद्रक 2 या 3 पॉलीयुक्त होता है और एस टाइप का बनता है। इनका जीवन काल 12 से 15 दिन होता है। ये हिपेरिन हिस्टेमाइन को स्रावित कर रुधिर में थक्का जमने से रोकती हैं। मतलब ऐसा ना हो कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में थक्का जम जाए, तो उसको जमने से रोकती हैं ये हिपेरिन और हिस्टेमाइन। एक होता है कि हमारे शरीर में थक्का जमे और दूसरा होता है वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की वजह से होता है। और ये जो बेसोफिल्स होते हैं वो हिपेरिन और हिस्टेमाइन स्रावित करते हैं जिससे रुधिर का थक्का जमने से ये रोकते हैं। फिर एसिडोफिल्स ये इओसिनोफिल्स भी कहलाते हैं। इनका अदर नाम इओसिनोफिल्स होता है। इनका केंद्रक द्विपालीयुक्त होता है। जीवन काल 14 घंटे होता है। एलर्जी रोग में इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये घावों को भरने में सहायता करते हैं। अब एक ग्रेनुलोसाइट मतलब अकर्णाकार, ये कुल WBC का लगभग 35% होती हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मोनोसाइट्स ये सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट्स WBC हैं। ये ल्यूकोसाइट का लगभग 5.3% भाग बनाती हैं। इनका केंद्रक जो होता है वह अंडाकार ब्रिक अथवा घोड़े की नाल के आकार का होता है। मतलब इसमें जो केंद्रक होता है वो ऐसे होता है, इसमें कण नहीं पाए जाते हैं। इनका निर्माण लिम्फोनोड या प्लीहा में होता है। ये अधिक मोटाइल होती हैं। इनका जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकता है। फिर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स का लगभग 30% बनाते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल होता है तथा कोशिका द्रव्य पतली परिधि परत की बनी होती है। इनका निर्माण थाइमस, लिम्फोड, प्लीहा, टॉन्सिल्स में होता है। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं, तो वो लिम्फोसाइट्स है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। फिर रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। ये रंगहीन, मतलब इनमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। अंडाकार और चक्रीय
टाइप की कोशिका द्रव्य विभाग है। ये अकेंद्रीय, मतलब इसके अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका फिगर मैंने आपको दिखाया था कि ये इस टाइप में ऐसे करके ऐसे 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 चारों तरफ नुकीली ये प्लेटलेट्स होती हैं और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स की कमी से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग होता है। रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। और जब प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। फिर इनका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है और ये रुधिर जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग करने में सहायता करते हैं। थ्रोम्बोसाइट को तर्कु सेल या स्पिंडल सेल भी कहा जाता है। ये तर्कु या स्पिंडल के आकार की होती हैं तथा स्तनधारियों या मैमल्स के अतिरिक्त सभी कशेरुकियों या वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। मतलब ये स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकियों में पाई जाती है। इनमें केंद्रक अंडाकार होता है तथा कशेरुकियों में रुधिर का थक्का जमने में सहायता करती हैं। अब रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है? लैंडस्टीनर ने 3 प्रकार के रुधिर वर्गों ए, बी और ओ की खोज की। चौथे प्रकार एवं बहुत कम पाए जाने वाले रुधिर वर्ग ए बी की खोज वान डी कास्टेलो एवं स्टर्ले ने 1902 ईस्वी में की थी। ए बी की खोज जो ए बी वर्ग की जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज वान डी कास्टेलो एवं स्टर्ले ने 1902 में की थी। लैंडस्टीनर ने 1900 में 2 प्रकार के प्रतिजनों या एंटीजन, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, एंटीजेंस जो होते हैं वो प्रतिजन ए और एंटीजन बी की खोज की। प्रतिजन ए और बी प्रोटीन न होके म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं। ये एंटीजन प्रोटीन नहीं होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं। वह रुधिर नहीं दिया जाता जो ग्राही की एंटीबॉडी से क्रिया कर थक्का बना देता है। जैसे कि रुधिर वर्ग वाले को मनुष्य का सर्वदाता या ये किसी भी वर्ग के मनुष्य को रुधिर दे सकता है ओ रुधिर वाला। और ए बी जो होता है वो किसी भी मनुष्य का रुधिर ले सकता है, क्योंकि ए बी में जो होता है वो ए बी जो प्रतिजन होता है वो नहीं पाया जाता है, तो ये किसी का भी ले सकता है रुधिर। और ओ रुधिर वर्ग वाले में ए बी प्रतिजन जो होता है या एंटीजेंस जो होते हैं वो दोनों पाए जाते हैं, तो ये किसी भी रुधिर वर्ग को अपना ब्लड दे सकता है। RH कारक या RH फैक्टर। RH कारक की खोज सर्वप्रथम सीरस बंदर की RBC में लैंडस्टीनर एवं वीनर ने 1940 में की थी। RH का कारक मनुष्य RH+ कहलाता है, जबकि जिसमें RH नहीं पाया जाता है वो मनुष्य RH- कहलाता है। विश्व के लगभग 85% जो मनुष्य होते हैं वो RH फैक्टर प्लस टाइप के होते हैं, जबकि 15% जो मनुष्य होते हैं विश्व में वो RH-, मतलब उनमें RH का जो फैक्टर है वो नहीं पाया जाता है। भारत में कुल जनसंख्या में लगभग 97% जो होते हैं वो RH+ फैक्टर के पाए जाते हैं। RH कारक केवल मनुष्यों एवं सीरस बंदर में पाया जाता है। RH का जो फैक्टर होता है वो सिर्फ सभी कशेरुकी या फिर वर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते हैं या स्तनधारियों में नहीं पाए जाते हैं या मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ ये RH फैक्टर जो होता है मनुष्य में और सीरस के बंदर में पाया जाता है। अन्य जंतुओं में इसकी खोज अभी नहीं हो पाई है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से RH प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज उत्पन्न नहीं करते हैं। प्राकृतिक रूप से इसका मतलब ये उत्पन्न नहीं कर सकते हैं अभी तक, मतलब प्राकृतिक रूप से इसको उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर उसके बाद से हम देख लेते हैं कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी फैक्ट्स। अब हम देखते हैं कि सबसे RBC की जो सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है
वो किस में पाई जाती है, कौन से लार्जेस्ट सेल कौन से मैमल्स में पाई जाती है, एम्फीबियूमा में पाई जाती है जो 70 से 80 माइक्रोन होती है। और लार्जेस्ट मैमल्स में एलिफेंट में 94 माइक्रोन पाई जाती है। आरबीसी जो होती है स्मॉलेस्ट मैमल्स किस में पाई जाती है, कस्तूरी मृग में 2.5 म्यू पाई जाती है। फिर मैन में जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो 7.5 to 8 म्यू तक होता है। और स्टडी ऑफ अब नेक्स्ट चैप्टर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की किसने खोज की और सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किसमें किया जाता है, ये सारे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी का सेकेंड पार्ट जल्दी लेके आएंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।